बेटा जी कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हमने बात करी थी वेक्टर के कुछ बेसिक बातों की। अब मैं वही बातें आज आराम से लिखता जाऊंगा और जितने भी नोट्स हैं वो सबको एज इट इज शेयर कर दूंगा, जिसके बाद आप नोट्स बहुत सिस्टमेटिकली बना लेना। अगर मन करे साथ साथ भी बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। देखो, वेक्टर की जब बात की जाती है तो वेक्टर का पहले मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है। वेक्टर कहता है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, यानी कहना मतलब a quantity which has magnitude as well as direction is called vector। क्लियर? तो वेक्टर के केस में क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे? वेक्टर को पहली बार डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाय, अगर किसी वेक्टर को दिखाना है तो ऐसे करके सिंबल दिखेगा। किसी क्वेश्चन में ओ टू ए ऐसे दिख सकता है। ओ से है अगर तो इसे ओरिजिन से बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोल सकते हैं। या किसी क्वेश्चन में अगर ए टू बी वेक्टर बना हुआ है तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ए टू बी वेक्टर। ए टू, जिसमें ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, और बी टर्मिनल। टर्मिनल मतलब लास्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज आती है कि सर वेक्टर बनता कैसे है। देसी लैंग्वेज में बताने की बात करूंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है जैसे, और आपको किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दिया गया। क्लियर? एक पॉइंट दे दिया। क्लियर? हेलो, नमस्ते। ये क्लियर है बेटा? अगर कोई पॉइंट आपको किसी भी क्वेश्चन में गिवन देता है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में गिवन दिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो हम उसका वेक्टर बना सकते हैं। ओ टू ए वेक्टर कैसे बनता है? आई लगा देते हैं, जे लगा देते हैं और के लगा देते हैं। ये क्लियर बोलो हाँ। बहुत ही सिंपल है। पर वेट, एक छोटी सी बात जिसे आपको ध्यान से समझना है। हमने सीखा था एडिशनल ट्रायंगल लॉ। एक तरफ मैं कॉन्सेप्ट भी कर रहा हूँ तो एग्जांपल भी कर रहा हूँ, है ना। एडिशनल ट्रायंगल लॉ की अगर बात करूं तो एरो को देख के समझना है आपको, इन दो का सम तीसरे के इक्वल है। ध्यान से देख के बोलना। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। तो एरो तो देखा ही ना जा रहा है इन पे। बड़ा रूट कौन सा है? हाँ, आप समझ आया नहीं आया अभी भी? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, मैंने थोड़ी बोला है कि जल्दबाजी करो, आप कर रहे हो। मैंने थोड़ी कुछ कहा, मैं तो हाँ तभी तो ए सी प्लस बी सी से ये समथिंग सुनाई दे। ए सी इज इक्वल टू तूने नहीं बोला, ए सी प्लस बोला, और प्लस में कौन सी चीजें बता दे। हाँ, पलट रहे हो आप बात से। ये गलत है, ये नहीं। क्लियर है? हाँ बताता हूँ। हाँ हाँ, समझ गया, मैं बताता हूँ देख। पी और क्यू, अगर क्वेश्चन में उसने कहा आपसे पी क्यू वेक्टर निकालना है, यानी 2,1,-1, 3,5,4, तो किसी क्वेश्चन में आपसे फाइंड करने के लिए बोल दिया उसने, फाइंड फाइंड पी क्यू वेक्टर। तो भैया पहले ओपी तो मुझे पता ही नहीं, तो ओपी का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और ओ क्यू वेक्टर का मतलब क्या हो गया?
पता है ये वाली बात। अगर किसी भी पॉइंट को आपको गिवन देता है तो क्या वेक्टर बना सकते हो, नोट्स बना चलना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर भी क्या है, 2i + j - k, 3i 5j और 4k। नहीं आ रहा समझ, बोलो। हमें चाहिए पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर क्या होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी। ये क्लियर है ना क्यों, ये हमने इसी फॉर्मूले से लास्ट क्लास प्रूविंग करी थी। तो ओ क्यू क्या है हमारा, 3i 5j 4k 2i - j + k। तो आंसर क्या आएगा, आई, मैंने कुछ गलती लिखा है क्या? तो यहाँ पे +j क्यों बोल रहा है यहाँ पे, हाँ अच्छा, नहीं तो गलत कहाँ है, हाँ मैंने ब्रैकेट खोल के लिखा है। अगर कोई वेक्टर ऑलरेडी आपको पता है, चाहे पी क्यू हो, ओ पी हो, ओ क्यू हो, तो इनमें कुछ शब्द हैं जो हमारे क्वेश्चनों में रूप बनाएंगे। बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है। उसी से ही अब पूरा कम से कम 4-5 क्लास इसी पे बेस्ड है पूरी तरह। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, ये सारी बातें। तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बढ़ गया मैं। ले यार तू भी याद रखेगी। इट्स ओके, थैंक्स फॉर बोल, कर ले। इतने में टाइम पास कर लूं अपना, है ना। दीदी बता देना, है ना, जब करना हो मुझे। थैंक यू दीदी। सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में अगर आपको आपको कोई वेक्टर ऑलरेडी पता है, xi 5j z k, तो कुछ शब्दों का यूज किया जाएगा। एक मैंने बोला डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, या फिर स्केलर कंपोनेंट। एक होता है, नहीं 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 नहीं, वेक्टर कंपोनेंट। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये सारी बातें भी आराम से क्लियर कर रहा हूं। और एक हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस को लिखने का तरीका डी सी, ऐसे। सबके अपने अपने मतलब हैं। रेडी। आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। बहुत सिंपल है। डायरेक्शन रेशियोज क्या कहलाते हैं, एक्स, वाई और जेड। आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं आई जे के साथ जो होते हैं, यानी कि एक्स आई वाई जे और जेड के, जेड बोलते हैं उसे। अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो पहले बात, मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे किया जाता है, ऐसे मॉडुलस वाले सिंबल से। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, अरे वाह वेरी गुड, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, इट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी √x² + y² + z²। अगर ये आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो उनके स्क्वायर का सम का रूट कर लेंगे। आ जा पूरा।
तो डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट इट्स कॉल्ड, अगर मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड किया जाए इंडिविजुअल लेवल पे तो वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। एक्स अपॉन, ये कांस्टेंट वैल्यू ही बन जाएगी, देखने में भी बड़ा लग रहा है, वाई अपॉन, क्लियर है, और जेड अपॉन, क्लियर है। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं कटेंगे, वो सेम ही होता है, सेम ही है। वो उसके पीछे रीजन है, वो बता दूंगा। टीचर पे वो गलत नहीं कह रहे पर सही भी नहीं कह रहे, ठीक है। इधर तो मत जाओ यहाँ से। अरे मैं तो सिलेक्ट करा था। अच्छा ये तुमसे होगा। ओह, हर पैनल के अपने अपने सिंबल, चुप बैठ। इधर देखिए, क्लियर है तो नहीं, तू यही है। अगर मैंने आपसे कहा डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी पी क्यू वेक्टर क्या होंगे? आपको पता है ये वाली बात? आप सब तो बहुत शार्प हो। क्या आप पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो क्या? 7 और 5 12, नहीं आ रहा समझ? डायरेक्शन कोसाइंस बोलता हूं, डायरेक्शन कोसाइंस। प्लस माइनस में जान के इसलिए नहीं लगवा रहा, आप कंफ्यूज होंगे, और ना लगाते आप तो मैटर नहीं करता ये, वो खुद माइनस प्लस लाना वो खुद ले आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप खुद सोचो, जैसा भी तो बाई चांस प्लस का है कि माइनस का, तो माइनस प्लस लिखना पड़ जाएगा मुझे उस टाइम पे, तो वो गड़बड़ कर जाएगा। इसलिए आप प्लस माइनस के चक्कर में भी मत पढ़ना, और ना लास्ट तक पढ़ना, किसी भी क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का। जब खुद से लिखने की बात आएगी डायरेक्शन को साइंस लास्ट में, तो कर दें। अब इसी को हम क्या बोलते हैं वो समझते हैं। ये बराबर होता है कॉस अल्फा, पर ये कब यूज होंगे, ये क्वेश्चन भी है इस तरीके का एनसीईआरटी में भी, हालांकि आईएससी में भी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जब कोई एक वेक्टर, ये वेक्टर है ओ से ए, अगर मैंने ए वेक्टर बोला है, ये रहा ए वेक्टर, यानी ए पॉइंट तक है सपोज कोई, तो कोई भी वेक्टर किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता जरूर है, चाहे जीरो बनाए। तो पॉइंट ये आता है कि ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, उसे अल्फा बोलते हैं। अगर वाई एक्सिस के साथ बनाएगा उसे बीटा, ये फिक्स है, इसे गामा बोलेंगे। तो वेयर अल्फा, बीटा एंड गामा along with, इसके साथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली है ना। ये मेक्स एन एंगल, ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा, वेयर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा along with x axis, y axis, z, x axis, y axis, z axis, या लास्ट में लिखा है रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्ट दे रहे हैं हम उसको, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, विली 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 आएगा ये। ये लिखा था ना, विली विली विले, जो भी है, क्लियर है बोलो हाँ। यानी अगर किसी क्वेश्चन में एंगल दे देगा तो हम खुद से वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस निकाल देंगे। सपोज क्वेश्चन में दिया गया ओ टू ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 45 डिग्री विद वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री। तो मैं cos 30 डिग्री, cos 45, cos 90 जब लिखूंगा तो एक तरह से डायरेक्शन को साइंस आ गए। डायरेक्शन को साइंस की अपनी एक खासियत है क्या, कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर
ये 1 के बराबर होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा था मैंने, किया तो है, तुझे दिख नहीं रहा शायद। नहीं आया समझ? तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या कहलाता है? आप सब तो बहुत शार्प हो। तो वो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा भी तो बनी हो गया, तो इससे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा भी बोल सकता है। बताया था इस तरीके का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाओ आगे। शेपना है किसी को कुछ? अरे आज तो भेज दो यार, नेट अब बेहतरीन चल रहा है, मजेदार। उस दिन प्रॉब्लम आ रही थी। वीडियो भी है पर वाली, अगर किसी को लगे ना नोट्स वैसे भी बनाने हैं तो वीडियो है, उसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। अब आते हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ? नहीं अभी मैं कुछ और बोल रहा हूँ। नहीं दीदी, अरे नहीं नहीं नहीं, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। जब मैंने, जो भी आप बार बार देख लो ना कैप लगी हुई है जो आई जे के साथ, वो यूनिट वेक्टर है, पर क्यों है वो रीजन समझ रहे हैं अभी। हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या बाबू? पहली बात तो यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाएगा ऐसे, अगर किसी वेक्टर को, इसे भेजी नहीं ना सबको, वही तो, और मेरे पे बार बार ये ब्लेम करे जा रही है। तू ही, कि आपने भेजी नहीं इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, आपने भेजा नहीं इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, बार 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 ऐसे बार बार ही नहीं कहा मैंने, आपने भेजा नहीं मैंने करा नहीं, तूने बार बार ये बोला। क्लियर है? अब नहीं बोल रही, अब पर वो ये बोलने वाली है, आपने भेजा नहीं मैंने करा नहीं। क्लियर है? हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर से मतलब कैसे आप यूनिट वेक्टर बनाते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है तो उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो पूरे को, तो यूनिट वेक्टर में तब्दील हो जाएगा। अब बात आती है सर यूनिट वेक्टर अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया तो, अगर ऐसा उसने बोला, अगर ए इज अ यूनिट वेक्टर बोल दिया तो, अच्छा यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो कैप क्यों लगाए जब उसे अलग से बोल दिया? तो इसका मतलब है कि हमें उसका मैग्नीट्यूड गिवन हो गया। नहीं आया समझ? क्या कह रहे हो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर दूं? चलो कर देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। रेडी है? बताया ना? अच्छा तो फिर ठीक है, सबको क्लियर है? यूनिट वेक्टर बना सकते हो? जैसे एग्जांपल एक ले तो एक करा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। 3i प्लस 2j माइनस के है, फाइंड ए कैप। तो ए कैप निकाल चलाना है, नहीं बंद करना है, बाय। ए कैप क्या होगा, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल दोगे, √14 आएगा, पता है क्यों? 9 4 1, √14 से सबको अलग अलग डिवाइड करके लिखते हैं, 2/√14 और -1/√14। नहीं आ रहा क्या समझ? अब मैं न्यूमेरिकली वाले कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ जो बस आपके सीधा क्वेश्चन शुरू होंगे करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। तो सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बाचो, क्या कह रहा था मैं? हाँ उसके आगे सुनो, इक्वल वेक्टर्स किसे बोलते हैं? यार तो आपको अगले एक्सरसाइज करके लानी थी, सारी कर ली, तो डाउट पूछना चाहिए थे। तो फिर वही तो मुझे भी पता है, मैंने करा दिए थे, दीदी ने आते ही ब्लेम करा कि मैंने नहीं कराया। ये इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, तो a1i प्लस b1j प्लस c1k, a2i प्लस b2j c2k। तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन करने जो होता है इस पे, वही बच्चों वाला करूंगा तो तुम्हें क्या लगता है मैं बड़ा क्वेश्चन करूंगा, मतलब ही ना है।
नहीं आया समझ? ये इक्वल वेक्टर होते हैं। इक्वल वेक्टर में लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डिक्टो सेम होते हैं। नहीं आया समझ? नोट करना है। हाँ सेकंड एक्सरसाइज करके लानी चाहिए, बस वही मैं करा दूंगा अभी। फिक्स भेज देता तो ये सब नहीं कराना पड़ता। इट्स ओके, सॉरी मत बोल, कराऊंगा, एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। हाँ हाँ फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में फिर यही सारी बातें मैंने आराम से रिकॉल करी थी। क्या कि एक होता है कौन सा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब ए और ए बस। ठीक है बेटा, ठीक है। कितने? ठीक है बेटा, ओके। ये क्लियर है? जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर अभी पढ़ा ताजा ताजा, पर इसका मतलब मैग्नीट्यूड वन होना। को इनिशियल मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। कोलिनियर सबसे मेन है। कोलिनियर में बस ये ध्यान रखना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 होता है। बोलो हाँ। या फिर दो वेक्टर में एक कांस्टेंट का सपोर्ट होगा। नहीं आया समझ? कोलिनियर कहलाएगा। और कोलिनियर में पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं एक तरह से। फिर कौन सा था, इक्वल वेक्टर क्लियर है। मैग्नीट्यूड और नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, अगर ए बी वेक्टर किसी क्वेश्चन में दे दिया है तो आप उसे -B2A लिख सकते हो। ये क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? फिर दीदी जो आपका डाउट है ना, जिस तरीके के क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे, पहले वो कर देते हैं। अगर सपोज कोई पॉइंट है आर, पी और क्यू को आर पॉइंट डिवाइड कर रहा है। हाँ लिख देता हूं, ले आर डिवाइड्स पी क्यू आर इन द रेशियो M:N। इंटरनली बोल सकता है, एक्सटर्नली बोल सकता है, या और मिड पॉइंट बोल सकता है। तो क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली क्या है, M:N है जैसे, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर बनाते हैं हम। जी यहाँ, यहाँ टूटे, अरे नहीं बहुत तेज मारा है ने, तुम्हें आवाज तक आई होगी बढ़िया वाली। तो इंटरनली जो लगा के आया था, पता कैसे कर रहा, देखो मैंने क्या कर रहा भैया, तो लगा चुका, अब मत दिखा, वहां दिखाता, डेमो दिखा रहा था जो। करें स्टार्ट। अरे यहाँ पहली बार लगा था, एक तरह से 67 की बनी है लाख रुपए में, मतलब एक तरह से अमाउंट जा चुकी है, या तो पहले कहता है अमाउंट नहीं है, समझ तू कुछ भी कर, टेंशन ना हो। करें स्टार्ट। इंटरनली में क्या होगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसमें, हाँ हाँ वही वही, x2 नहीं है यहाँ, पूरा का पूरा वेक्टर है। तो m, जब आप o r वेक्टर निकालोगे r, तो m की इंटू किस में होगी, सीधा o क्यू वेक्टर में, सीधा इसमें वेक्टर हो गया ना, वो बाइट वर्ड सारा आ गया, m की इंटू सीधा ओपी में। नहीं आया समझ? क्योंकि वो वेक्टर होंगे ऑलरेडी आपके सामने, m+n, बस एक ही बार में खत्म सारा, इसमें ही आ गया XYZ। और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नली में MOQ NOP और OR वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर OQ वेक्टर। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? कर लोगी दीदी वाला क्वेश्चन अब, ठीक, कर लिया था। हाँ वो तो अब कर रहा हूँ, ये आगे समझ सबको? अरे कोई नहीं, पहले ये आगे समझ।
तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। मैं करता हूँ लाख बहाने, पर बिन तेरे दिल न माने, चाहे जितना हो। हाँ, मेज पे रखे हैं एक पिन्नी पैक, जरा देखा नीचे की सबसे नीचे वाली पिन्नी अलग ही पता चल जाएगा। ये वाले, ये और जगहों पे दे चुका था, आपके बैच में मेरी तरफ से डिले हो गया, आई एम सो सॉरी। तो अभी आपको देख करके मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री रह पाऊंगा। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये आपका भविष्य है। आपका नहीं, आपकी अपनी मेहनत का है। सफर मेरी मेहनत का पढ़ना है इसे, आपकी मेहनत का नहीं। इसलिए इसमें लिखा मेरी गया है। लाइए, सबको दे दीजिए एक एक। एक्चुअली ये आपके, मैं इसी को थोड़ा सा दर्शा दो, जिसको नहीं मिला है बस उसको देते चलना, भैया को दे दो। ठीक है, ये जिस स्टडी में रूम में आप पढ़ते हैं वहीं लगा लीजिएगा। इसकी एक अहमियत मैं बता देता हूँ चार्ट पेपर की। ठीक है, मिल गया सबको? मिल चुका, जिनको मिल चुका उनको बिल्कुल मत दियो। नहीं नहीं, देखिए एक छोटी सी बात, अगर अब बात छिड़ी गई है, 1 मिनट के लिए, ला 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 ला, 1 सेकंड देना। 10th के बच्चों को ये दे दिया था आपने? 10th के बच्चों को दे दिया था ये? मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास, ध्यान से दे देना। एक बार समझा देता हूँ तो वही कह के समझा देना। हाँ बच्चों, इसकी ना अपनी एक अहमियत है। ये आपके एक एक दिन की कीमत को निर्धारित कर देता है। जैसे जैसे एक एक दिन आप आगे बढ़ते जाएं, दिन काटते चलिएगा। चाहे नवंबर से शुरू कर दीजिए, इसे अक्टूबर मान के चलते तो फिर तो कम से कम 16 दिन कट चुके हैं, 16 से 18। पॉइंट आता है कि नवंबर से काटना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट मिला है जैसे कि। तो नवंबर से काटोगे तो इतने ही दिन है, पर इससे थोड़े से कम है, क्योंकि 20 तारीख के आसपास आपका बोर्ड शुरू हो जाएगा फरवरी में। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि जैसे आपकी एज में मैं था तो मुझे भी ये सितंबर अक्टूबर के टाइम पे स्कूल में मिला था। इस पेपर ने काफी बड़ा चेंज करा था मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि एक एक दिन जब काटता था तो मेरे मन में आता था उसे फुल यूटिलाइज करना है। और फुल यूटिलाइज का मतलब है कि अब, और मैंने कई दिन काटे नहीं थे। क्यों नहीं काटे थे? क्योंकि कई रातों को मैंने दिन में कन्वर्ट करा, और जिस रात को मैं दिन में कन्वर्ट करता था उस दिन को काटा ही नहीं मैंने, अगले दिन में बढ़ गया। और जब सो जाता था तो नीचे टाइम लिख देता था, 1:30 बजे सो गया, 2 बजे सो गया, अगले दिन आकर के घर पे। तो क्या करा, ऐसे कई दिन थे जो काटे नहीं, तो उसी का रिजल्ट मुझे कुछ और मिला स्कूल में। 202 जनों में 4th रैंक पे रहा मैं, साइंस कॉमर्स मिला करके। तो एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। तो कहानी क्या है, और विवेक टॉपर रहा था। तो इसका मतलब इसमें मैं बताता हूँ मैंने क्या करा था। आते ही सबसे पहले एक काम करा था, मैथ और अकाउंट सब्जेक्ट जब डाला था तो आगे 100 100 लिख दिया, क्योंकि टारगेट 100 का बना रखा था उसमें मैंने। और बाकी सब्जेक्ट में अपनी औकात पता होती है हमें, हमसे ज्यादा और कौन जाने हमें। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में सबसे कम ही का हुआ था, उसी में ही सबसे कम भी आए। ठीक है, तो उसमें लिखा था मैंने, जैसे 70 लिखा था तो 58 आए थे। ठीक है, और बिजनेस स्टडीज में लिखा था 85 तो 86 आए थे एक समथिंग। और ऐसी ही हिंदी में लिखा था 85 तो 82 आए थे। हिंदी भी था, 6 सब्जेक्ट थे हमारे पे। ऐसे 6 सब्जेक्ट का इसलिए दिया है क्योंकि हो सकता है किसी में 6 सब्जेक्ट हो एडिशनल को मिला के। तो और इको में लिखा था मैंने 90+, तो उसमें आए 68। तो भाई हो लिया काम। पर जिसमें 100 लिखे थे उसमें 94 91 रहे। तो कहीं ना कहीं वो टारगेट मुझे रोज खींचता रहा, क्योंकि जब 100 की तरफ माइंड जाता है तो माइंड में आता था यार कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, जहां से मिले वहां से लपेटना है। किसी फ्रेंड ने भी पूछा बताना है, कहीं से भी करना है तो भी करना है, मतलब करना है एट द एंड। तो उस वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन कटते चले गए वैसे वैसे अपना कंटेंट स्पीड में बढ़ता चला गया। फिर ये कहीं ना कहीं दिखता रहता था। और ये अगर आप छिपा के रख दो, फेंक दो, या आपकी चॉइस, कोई मना नहीं कर रहा। पर सच बताऊं, ये कुछ समय के लिए आपकी लाइफ जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि आने वाले समय में जीवन भर आप सिर्फ एक ही रिजल्ट को अपनी तिजोरी टाइप जैसी जगह होती है वहां पे रखने वाले हैं। सिर्फ यही रिजल्ट, और कोई सा रिजल्ट ना रखते हैं संभाल के। 10th 12th का एक ऐसा रिजल्ट होता है जिसे हर कोई बंदा, हमारे पिताजी के पिताजी अगर उन्होंने करी है, सबने संभाल के रखा है आज भी। क्यों? क्योंकि इसकी अहमियत उन्हें पता है, और हमें भी पता है। जब वो रिजल्ट बन ही रहा है तो उसमें क्यों कमी छोड़ना। 4 महीने अपने डेडिकेशन के साथ दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। बेटर के लिए मैं कह नहीं रहा,
मान लो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे से भी कोई अच्छा पढ़ा रहा है, उसे बेटर कह सकते हो, पर एक और है बेस्ट पढ़ा रहा है, हो सकता है मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे बेस्ट तो नहीं मिलेगा। तो अंतर क्या आया, एक बेटर और एक बेस्ट है, तो बेस्ट और बेटर में एक डिफरेंस होता है। तो आपको अपना 100% देना है, ना कि बेटर करना है। ये नहीं करना 80 में से 40 आए थे सर, की बार 42 आए हैं प्री बोर्ड में, मजा आ गया। ये क्या सेंस है? 80 में से 40 और 42 में कोई डिफरेंस ही नहीं है क्या? बेटर और बेस्ट का मतलब 80 में से 80 का टारगेट लेके चल रहे थे तो 80 में से 75 आए, 70 आए, समझ आता है। नहीं समझे? पर आप ला रहे हो वही 40 में से 42 ला रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बना उसको नंबर गेन करने में, समझ गए? तो ये आपकी कमियों को दूर कराएगा। आपका एक टारगेट सारे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का, इन्हें घर पे जाके लिख लीजिएगा और अपने मन की कोई लाइन हो तो नीचे लिख लेना। हाँ मिड फैब, तो फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि अब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, वो तो मैटर नहीं करता। हाँ एक आधा होगा, फिर एट द एंड वही कहानी हो गई दिन, है ना? तो प्लीज इसके ऊपर बहुत क्लियर शब्दों में शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, सफर मेरी मेहनत का। आपकी मेहनत का जो सफर है वो एक एक दिन में कटता चले आएगा। जैसे फाउंडेशन लेवल पे जो बच्चे सीए में कर रहे हैं अपने हाथ से, तो उनका अलग मिला हुआ है, उनके दिन कटते जा रहे हैं, उनकी तो रोज लुप लुप हो रही है। दिसंबर के 31 डेट है, 31 तारीख को ये एग्जाम, 31 को ये रहा उनके मॉक टेस्ट का भी उनकी डेट शीट लग चुकी है कि कब कब मॉक टेस्ट होंगे। ऐसी आपकी भी एक टेस्ट सीरीज लग जाएगी। अब टेस्ट सीरीज से याद आया, जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, विदाउट मैथ वाले भी चाहे, तो उनके लिए तो सीयूईटी लॉन्च हो गया है, जो मार्च में एक तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। मार्च अप्रैल मई के टाइम पीरियड में प्रॉपरली सीयूईटी उनका प्लस हो जाता है, जो फाउंडेशन भी दे रहे हैं। अगर अगर फाउंडेशन आप हमारे यहाँ से ही कंप्लीट करते हैं तो सीयूईटी के लिए कोई अमाउंट आपको पे नहीं करनी। बताया विवेक भैया ने ऐसा? मैं बता रहा हूँ, ये आपका प्लस पॉइंट होगा कि सीयूईटी के लिए अलग से फिर पे नहीं करना अगर आप फाउंडेशन एनरोल करके चलते हो, अगर आपको लगता है तो। ठीक है? पर दिसंबर से पहले जून अटेम्प्ट के लिए। ठीक है? और तीसरा टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज की अमाउंट मैंने हर एक पेरेंट्स को ऑन पेपर पहले दिन से लिख के दे दी थी, पहले दिन ही ऑन पेपर सब पेरेंट्स को पहले से पता है। तो अक्टूबर के मिड के बाद, यानी अब हो चुका है, मैं लेट बता रहा हूँ बल्कि अब आप सबमिट कर सकते हैं फीस अपनी टेस्ट सीरीज की। नवंबर में शुरू करता, पर मैं विवेक को ऑलरेडी खुद बता दूंगा कि मैं दिसंबर से ही करूंगा। एक आधा टेस्ट सीरीज डाल दो नवंबर में हिट एंड ट्रायल के लिए। सैंपल पेपर अब बीच बीच में देता चलूंगा, जिसे आप घर पे सॉल्व करके आएंगे। एक हफ्ते का टाइम पीरियड रहेगा जिसको फिर मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, पर कराऊंगा सिर्फ ऑनलाइन। ऑफलाइन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3-3 घंटे अगर मैं चारों पांचों बैचेस में देने लग गया होलिया काम, फिर तो एक ही में कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा। वीडियो आपके पास आएगी, जो कंटेंट आपको नहीं आएगा उसी को ही आप थ्रू आउट करेंगे। समझ गए? मतलब पूरे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपके पास है, पर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है? सॉल्यूशन अपनी जगह हो गया और एक्सप्लेनेशन अपनी जगह हो गई, और साथ में अपना तरीका हो गया। जब टेस्ट सीरीज आप देंगे तो प्लस पॉइंट होगा। टोटल 10 टेस्ट सीरीज का एक टारगेट है, जिसमें 5 सॉल्व और 5 अनसॉल्व में रहेगा। मेरी बात समझ गए? सिलेबस हमारा नवंबर मिड के आसपास ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि खत्म हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत 5-7 दिन ऊपर गया तो नवंबर एंड, जिसमें कि दिसंबर से, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज आपको बोल रहा हूँ। क्लियर? एफएलबी की बस पहले हो जाएगी अगर हुआ तो कोई एक पेपर। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। लर्नोविट के नाम से। ठीक है? हाँ बोलो। बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगी, आईएससी की आईएससी के पैटर्न पे, सीबीएसई की सीबीएसई के पैटर्न पे। कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, वरना फायदा नहीं है ना टेस्ट सीरीज का। अमाउंट लेने के पीछे रीजन ही यही है कि आपको परफेक्टली मिले वो सारा आउटपुट जो आप देने वाले। एनवायरमेंट कंपलसरी नहीं है, पर एक चीज क्लियर कर दूं शब्दों में अपने, टेस्ट सीरीज की इतनी तगड़ी अहमियत है, पूरे साल की पढ़ाई एक तरफ कर दीजिएगा, टेस्ट सीरीज एक तरफ कर दीजिएगा। इतना तगड़ा चेंज लाता है। अगर कोई बंदा 90 प्लस नहीं भी हो रहा था ना, तो भी 90 प्लस हो जाता है, इतना तगड़ा चेंज आता है उसमें। उसके लिए तो प्रिपरेशन करते रहो, साथ दे दूंगा जितना हो सकता है मैक्सिमम। सिलेबस पहले पूरा कर, एग्जाम्पलर जरूर करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साइंस स्टूडेंट एग्जाम्पलर जरूर करें। ठीक है? प्रायोरिटी बेसिस पे। और एडवांस लेवल के लिए थोड़ा सा गाइडेंस भैया से ले लियो कि उनमें क्या एक्स्ट्रा में कौन सी बुक को रेफर कर रहे हैं। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। दीदी एफएलबी खत्म हो गया, फिर मैंने कह रहा हूँ ऐसा तो उसमें करना था ना। कोर्स तो समय के साथ है, और तू अपने स्कूल के हिसाब से जज कर रही है, 2 मिनट समझियो। तेरा क्या चल रहा है? सारा खत्म बाकी? तेरा क्या चल रहा है? अरे ये तो पीछे ठीक है। हाँ तो ठीक है, मैं ठीक है दीदी, ठीक है। वेक्टर थ्री बहुत जल्दी खत्म होगा इसी। हाँ
बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। करें स्टार्ट? मैं करा दूंगा जो डाउट आएगा। जी दीदी बस आ रहे हैं, आ रहे हैं। करें स्टार्ट? ये क्लियर है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछना मत, क्योंकि आपको सीधा पेरेंट्स के साथ ही मिलवा के बात करनी है। जैसे मिलवा दिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं मिलवाया है वो मिलवाते चलना। एक चीज ध्यान रखिएगा, बस सिंपल लाइन में बोलूंगा, आपके समय की बहुत तगड़ी कीमत है जिसे आप बाद में जाकर के बहुत जल्दी कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब, सपोज आज का समय इस वक्त जो चल रहा है 1.25 लाख 1.5 लाख तो वैसी जेब में चाहिए घर को चलाने के लिए, और जब तक आप अपनी एज में बीवी बच्चे जब होंगे तब 2 लाख रुपए पर डे मतलब पर मंथ चाहिए, समथिंग एवरेज है ये। तो उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए 6 महीने बचाना और 6 महीने वेस्ट करना भी मैटर करता है। यानी करियर में अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो 6 महीने पहले अचीव करोगे तो यानी 12 लाख बचाए, 6 महीने बाद करोगे तो 12 लाख इनडायरेक्टली गवा तो दिए, पता नहीं चलेगी। और ये अपना में एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिसे आप अपनी एजुकेशन में आफ्टर 12th, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी अमाउंट भी किसी भी कोर्स में लगाने वाले हैं एट द एंड। तो इसका मतलब बहुत क्लियरली समझिएगा, एक एक टाइम की कीमत है, इसे वेस्ट मत जाने दें। इसलिए सीयूईटी को भी प्रायोरिटी अपनी पूरी परफेक्टली लेके चलिएगा, जो सीयूईटी की प्रिपरेशन के पॉइंट से देख रहे हैं, और उसमें जीके और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। और कोई ऐसी चीज जो पूछना है? ठीक है, क्लियर। टेस्ट सीरीज की अमाउंट अब आप सबमिट करते चलिएगा, पेरेंट्स को ऑलरेडी पता है ऑन पेपर, मैंने बता दिया था, फिर भी मैसेज में पूछ लेना अगर कोई फाउंडेशन सबमिट नहीं करना है तो, है? हाँ ठीक है, रेडी? नवंबर पहले सिलेबस खत्म हो जाए, टेस्ट सीरीज है फिर, और एक तरफ एफडीबी बैच शुरू हो जाएगा, मतलब रिवीजन अपना। रेडी? सारे सिलेबस खत्म होती तुरंत, तुरंत अलग अलग बैचेस का अपनी अपनी जगह पे। रेडी? ये क्लियर है? अब ऐसे एक क्वेश्चन को ऐसे नॉर्मली समझेगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए बी सी दिया है, ठीक है, तो एक चीज बताओ क्या आएगा इसमें? ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, बोलो हाँ। तो दीदी 3-4 क्वेश्चन पूछे, उसके क्वेश्चनों के डाउट ले लूं, फिर आप सेकंड एक्सरसाइज करके लाइए, जल्दी बताओ। यही बोल रहा था, यही सिखा रहा था अभी मैं। तभी ध्यान दीजिएगा, दीदी वाला क्वेश्चन को मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आप एक चीज बताओ, आपको ओए पोजीशन वेक्टर ओए दे दिया, ओबी दे दिया, ओसी दे दिया, तो क्या आप ए बी निकाल सकते हो? आप तो बहुत शार्प हो, क्या आप बीसी निकाल सकते हो? ओए। अब चाहे एसी निकालो, वही लिखा है, ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, खोल लो, ए सी ओ सी माइनस ओए। नहीं आया समझ? पॉइंट क्या है, ए सी करो या सी ए करो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि आप इसके बाद क्या करने वाले हो वो बता देता हूं। आपको इनकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने का मतलब क्या है, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ निकल गई। अब मुझे एक चीज बताओ, जब 3 लेंथ निकल गई, मुझसे जो चाहे वो पूछो। अब तो ये, अब तो खुले शहंशाह हैं, तीनों बराबर आए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर का आया तो आइसोलेस ट्रायंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये आया √3, ये आया 1, ये आया √2, ये ऐसे समझते हैं, ये क्या है फिर बाय डिफॉल्ट, ये राइट एंगल है, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के। नहीं आया समझ? अगर ये सपोज 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो दो का सम तीसरे के इक्वल है बिना स्क्वायर करे, तो कोलिनियर बोलते हैं। बिना स्क्वायर करे सम होगा, ऐसे समझो, दिस दिस, ये बराबर कब होगी, जो हाथ सीधा करूंगा, दिस और दिस दिस, तो इसका मतलब क्या है, कोलिनियर। यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, तो इस पूरी लेंथ के बराबर तभी होगी जब ये हाथ सीधा रहेगा, तो इसे कोलिनियर बोलते हैं। पर स्क्वायर का सम हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में चला गया, नहीं समझे? और दो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि लेंथ निकाल, अब ये आपने करा क्या, आपने डिस्टेंस निकाल दी ना एक तरह से, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस निकाल दी, फिर डिस्टेंस फॉर्मेशन से चल रहे हो आप, बस सिंबल मैग्नीट्यूड लगा रखा है पर उसका मतलब हमें पता है। क्लियर दीदी वाला क्वेश्चन? कर लोगी? चलो आगे बताओ। अब ये वही वाले क्वेश्चनों में ना, जब क्वेश्चन पढ़ रही हो उसके एक शब्द पे ध्यान देना जो वो बोलने वाली है, पूरा पढ़, क्वेश्चन ही वही,
नहीं नहीं नहीं, हाँ शुरू से। इनकरेक्ट, ये वर्ड सुनाना था तुम्हें। तो क्वेश्चन में वो जो ऑप्शन देगी ना मुझे, उसमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करेक्ट को क्लिक कर देते हैं, इनकरेक्ट कौन सा है। अब 4 ऑप्शन देंगी दीदी। लैम्डा तो राइट है, दूसरा राइट है क्योंकि प्लस माइनस भी वही काम करता है। नॉट प्रोपोर्शन कब हो गया, प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो यही गलत है, बात खत्म, आगे बढ़ जाएं। नहीं समझी, वही मैंने बताया, डायरेक्शन रेशियोस आर प्रोपोर्शनल, और ये कह रहे नॉट प्रोपोर्शनल, ऐसे कैसे रहेगा, नहीं आया समझ, वो अलग क्वेश्चन है। हाँ तो वो ये रहा, बोल बोल, एरो कहाँ है, अरे एरो कहाँ है, बी का, ए से बी की तरफ है कि बी से ए की तरफ है। अब सुनो, यानी हमें ये पता चल गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है। इन्होंने क्या करा है आंसर में ना, इसको पीछे की तरफ ले गए हैं ऐसे, और इसमें भी यही बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो यानी ये ट्रू है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ये भी ट्रू है क्योंकि मैंने, वेट, ए बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, सी बी ट्रू है। पर अगर मैं इसको प्लस के साथ लिखता हूं सी बी तो गलत है। ऐसे करके एक ऑप्शन अलग ही पता चल जाएगा। ऑप्शन में एक नोट पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, गलत कौन सा है। हाँ पता है, वो दीदी को कॉन्सेप्चुअली देखना था, ठीक है। हाँ तो गलती से इनकी गलती हो गई, तो उसे सही करके बुक में आंसर देख के उसे गलत कर दे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें जो पूछना हो आपको, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज करके लाइएगा, थर्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट एक शॉट में होगा, फोर्थ का भी एक शॉट में, पॉसिबल ही नहीं एकदम से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।